बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आपने पाकिस्तान बैरूनी दबाव जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के अगर दुनिया के साथ मुरासम देखें तो इंडिया कुछ आगे है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में उतनी सपोर्ट दुनिया में नहीं है। लड़ाई की धमकी, पाकिस्तान और लड़ाई की धमकी, तो पाकिस्तान तो एटम बम चलाने की धमकियाँ भी दे रहा है। पाकिस्तान के सफ़ीर और वज़ीर तक ये धमकियाँ दे रहे हैं, लेकिन इंडिया उसके बावजूद पानी बंद कर रहा है। क्या पाकिस्तान भारत में किसी वाटर स्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है? यानी पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर या जीबी में गिलगित बल्तिस्तान में कोई डैम बनाता है तो इंडिया एतराज़ करता है आलमी सतह पे। अब इंडिया ने वाटर स्ट्रक्चर आपके पानी के ऊपर बना दिए हैं, आप बवक्त उनको रोक नहीं पाए, लेकिन अब वो पानी रोक रहे हैं। क्या आप वो स्ट्रक्चर तबाह कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि डार साहब ने खुद कहा है कि ये एक्ट ऑफ वार है। उन्होंने इसको एक्ट ऑफ वॉर करार दिया डार साहब ने। अब नाज़रीन, सिचुएशन आपके सामने है। पाकिस्तान इसको कैसे टैकल करता है मुझे कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि देखें इसके लिए बड़ा हार्ड स्टांस लेना पड़ेगा। वो उन्होंने पानी रोक दिया है, अब पानी खुलवाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? क्या आप एक जंग का खतरा मोल ले सकते हैं? अगर आप जंग नहीं करते तो आपके किसानों को पानी कम मिलेगा, आपकी अजनास कम होंगी, आप ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होंगे। पहले ही आपके पास यहाँ पे किसान मायूस है। गंदम की आप कीमत नहीं दे रहे, कपास आपकी जो है वो तकरीबन कोई 35% तक कम हो गई है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में हर किस्म की अजनास कम होती चली जा रही है। किसान पहले ही परेशान है, जब उसे और पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा तो पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत होने का ख़तरा बढ़ता चला जाएगा। पाकिस्तान की मईशत को बड़ा झटका लगेगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इस बारे में क्या फ़ैसला करती है। सियासतदान तो ना 3 में तो ना 13 में, और ये फैसला देखें होना तो सियासतदानों को करना चाहिए। देखें प्रैक्टिकली लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, मैं वो बात आपको निकाल के सुना भी देता हूँ। असल बात वही है कि फ़ैसला जो है वो तो सियासतदानों को करना चाहिए, किसी और को ये हक नहीं है कि वो ये फ़ैसला करे, चाहे वो कोई फ़ौजी है, चाहे वो कोई और किसी और इदारे में बैठा हुआ आदमी है। ये फ़ैसला तो सिविलियन क़यादत का होना चाहिए। जंग के मामलात में लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ी खुलकर बात की। उन्होंने क्या कहा, ये ज़रा सुने आप। नहीं करते जी। जनरल आसिम मुनीर कौन होता है भाई? ये सिविलियन डिक्टेटर का फैसले होते हैं। जंग में माफ कीजिएगा, जंग का दिफा करना, जंग में जाना, जंग का फैसला करना, ये हमेशा सिविलियन डिक्टेटर का होता है। अफवाज पाकिस्तान एक सर्विस है जो उनके ताबे काम करती है, उनकी हिदायत पर काम करती है, उनके हुक्म पर काम करती है। आप मत करें वो हाल जो बांग्लादेश में हुआ था। आपने गल्फ इतनी क्रिएट कर दी है अवाम में और अफवाज पाकिस्तान में कि वहाँ भी आपने देखा फौज कभी नहीं जंग जीता करती, ना लड़ा करती है। अवाम हमेशा उनके पीछे होते हैं, अवाम हमायत करती है तब होता है। अच्छा जी, वो ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर कोई इनका ताल्लुक नहीं है जंग के साथ और इन मामलात के साथ। ये सिर्फ सिविलियन क़यादत के हुक्म के ऊपर जाके लड़ाई लड़ सकते हैं। फ़ौजें जंगें नहीं जीतती होती, अवाम जंग जीतती होती है। और अवामी सपोर्ट इसलिए नहीं है कि एक बहुत बड़ी गल्फ या एक बहुत बड़ी खलीज पैदा कर दी गई है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज में और पाकिस्तान के अवाम में लगातार जुल्म जबर और फस्तायत करने के बाद। इस पे जो है वो अभी हुकूमत ने एक यकजहती की कोशिश तो की थी, लेकिन हुकूमती बंदे ही आपस में बैठा बैठू के उन्होंने, और वो भी तीसरे चौथे लेवल की क़यादत, यानी हुक्मरान तो आए बैठे ही नहीं। बिलावल भी नहीं आया, नवाज शरीफ भी नहीं, बाकी और कोई भी नहीं, ना गिलानी साहब ना कोई और, कोई नज़र ही नहीं आया। कोई जो अहम लीडर है शहबाज शरीफ कोई भी नहीं था, बल्कि सेकंड दर्जे की जो क़यादत है वो ज़रा वो भी नहीं थे। वो अता तारड़ ने देनी थी प्रेस ब्रीफिंग, जंग के ऊपर पता नहीं क्या देनी थी, साथ DGI SPR। तो वो चौथे दर्जे की जो क़यादत है सियासी जमातों की, वो वहाँ पे बैठे हुए थे MNAs वगैरह, और वो सुन रहे थे, और अपोजिशन ने भी उसको संजीदा नहीं लिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस पर क्या कहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा फजलुर रहमान साहब की अब बात सुने। वो फजलुर रहमान साहब कहते हैं ये तो मजाक है, यानी मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाया। तो उन्होंने कहा ब्रीफिंग गैर संजीदा रवैया है, ब्रीफिंग गैर संजीदा थी। ये गैर संजीदा इकदाम क्यों लिए जा रहे हैं? किसी को कोई इल्म नहीं था, सिर्फ फौजी सोच और अप्रोच काफ़ी नहीं है मौजूदा हालात से निमटने के लिए, और यानी हमें तो बुलाया नहीं गया, फजलुर रहमान साहब ने साफ कहा। तो आप अंदाज़ा करें कि किस लेवल की इस हुकूमत की गैर संजीदगी है कि कौमी यकजहती की कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए बुलाई कि इसमें भी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गंदा कर दें। बाकी अपोजिशन कोई नहीं आई। यहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट है वो रिपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कोई भी नहीं आया। इसमें जनाब एक स्टेटमेंट और है जो शेख वकास अकरम साहब का है।
ये स्टेटमेंट भी मैं आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में, और वो डेवलपमेंट हुई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कुछ बड़े अहम मुतालबात अब सामने रखे गए हैं जिनकी बुनियाद पर अब तहरीक चलने जा रही है। लेकिन शेख वकास अकरम साहब का स्टेटमेंट है कि इमरान खान को इस वक्त जेल में रखना कौमी नुकसान है और आप इसके मुजरिम हैं। फार्म 47 की हुकूमत के लंगड़े लूले ज़ईफ़ बयानात से भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अडियाला जेल में बैठे इमरान खान के एक ट्वीट से इंडिया कांप गया और इनको इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद करना पड़ा। देखें, इमरान खान की ट्वीट जो है ना, वो नरेंद्र मोदी की ट्वीट से थोड़ा सा फ़र्क है उनका। दुनिया के अंदर जो फैलाव है इंफॉर्मेशन का, पाकिस्तान में कोई दूसरा आदमी नहीं है जो नरेंद्र मोदी की ट्वीट का मुकाबला कर सके इमरान खान के अलावा। मैं चैलेंज करता हूं, जनरल आसिम मुनीर ट्वीट करके देख लें, या ISPR के अकाउंट से जनरल आसिम मुनीर ट्वीट करके देख लें। उसकी रीच किसी सूरत भी नरेंद्र मोदी की रीच के करीब, क्या उसके 5 गुना पीछे भी नहीं पहुंचेगी। लेकिन इमरान खान ट्वीट करके देखें तो वो नरेंद्र मोदी को क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो ट्विटर है उसको बैन किया हुआ है। पूरी दुनिया में ट्विटर एक ऐसा वेपन है जिस पे बयानिए बनते हैं, पूरी दुनिया के रियासतों के बयानिए बनते हैं। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि अगर आपने ट्विटर के ऊपर अपना अकाउंट नहीं बनाया, आप आहिस्ता आहिस्ता इसको इस्तेमाल करना सीख लेंगे। आप फौरी तौर पे ट्विटर के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं और चाहे VPN लगा के आपको चलाना पड़े, आप इसको चलाएं। और अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो वो इंफॉर्मेशन जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, वो चीज़ें जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, आज़ादी इज़हार राय, पाकिस्तान में मैंडेट के एहतराम, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के बारे में जो पोस्टें भी आपको नजर आए, आप कुछ और ना करें, एक बटन दबा के आप उनको ही पोस्ट कर दें, पूरी दुनिया में आपकी आवाज़ पहुंच जाती है। आज दुनिया में जो सबसे बड़ा पैरामीटर है जिसकी बुनियाद पे दुनिया फैसला करती है कि कहां पे जुल्म और ज्यादती हो रही है, वो ट्विटर को समझा जाता है। लिहाजा आप ट्विटर या एक्स, इसको आप डाउनलोड जरूर करें। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि फार्म 47 के जरिए वतन पर कब्जा करने वाले इक्तदार के भूखे अपने ही लोगों पर गोलियां चलाकर उनको कत्ल करने वाले कभी भी अपने वतन का दिफा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, उन्होंने कहा। और साथ ही अल्लामा साहब ने कहा कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इलेक्शन हारे हुए हैं, ये किस हैसियत में इक्तदार की कुर्सी पर बैठे हैं। ये फार्म 47 वाले झूठे हैं, ये कभी सच नहीं बोलेंगे। मुल्क अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। 8 फरवरी को अवाम ने बड़े मुश्किल हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालकर इनके खतरनाक मंसूबे को नाकाम बनाकर उन्हें रुसवा किया। तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा वोट पंजाब में मिले। नाज़रीन, एक और चीज़ है, आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त भारत में अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठी हो रही है और वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने का सोच रहे हैं। भारत जारहाना है और वो बहुत ताकतवर भी है, बड़ा मुल्क भी है, पैसा भी ज़्यादा उनके पास, उनके वसाइल भी ज़्यादा है। इसके बावजूद वो कौमी यकजहती को फ़रोग दे रहे हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं। उनका अपोजिशन राहुल गांधी, मोदी, वो इकट्ठे बैठते हैं और वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाते हैं। जबकि पाकिस्तान जिसको जारहियत का सामना है, जिसका पानी रोक दिया गया है, वहाँ अपोजिशन लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सुनाई नहीं जाती। वहाँ पे अपोजिशन बात करती है, सुनाई नहीं जाती। जो अपोजिशन का सबसे बड़ा रहनुमा है, जिसकी सबसे ज़्यादा अक्सरियत है पाकिस्तान में, उसको जेल में उसके लोगों से मिलने नहीं दिया जाता। और उमर अयूब साहब जब कौमी असम्बली में खड़े होकर तकरीर करते हैं, उन्होंने कहा जी पिछले साल एक बरामूस मिसाइल पाकिस्तान में आकर गिरा है। वो आपको खबर याद होगी ना, एक मिसाइल आया था, वो पाकिस्तान में आकर गिरा था, जिस पर रोला पड़ गया था। DG ISPR ने गालिबन इसके ऊपर कोई बात भी की थी और हमने अजीबोगरीब कहानियाँ उस दिन सुनी थी। तो वो ये कहते हैं कि पिछले साल एक बरामूस मिसाइल पाकिस्तान में आकर गिरा, वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट था। इस पर हमारा क्या रिस्पॉन्स था, ये सवाल उन्होंने जब पूछा उमर अयूब साहब ने, तो इस बात पर कौमी असम्बली में उनकी तकरीर कट कर दी गई। ये है नादरीन संजीदगी का आलम कि भारत में इकट्ठा किया जा रहा है अपोजिशन को, पाकिस्तान में अलग अलग किया जा रहा है हुकूमत को, अपोजिशन को, सबको, और ये एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। अब बलूचिस्तान में भी बहुत गुस्सा है। अख्तर मेंगल साहब का एक स्टेटमेंट है, उसमें मैं अपने वीलॉग का इख्तिताम करूंगा। स्टेटमेंट उन्होंने बड़ा खौफनाक दिया, लेकिन ये हकायक है जिनको फेस किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि दुनिया की जंगी तारीख में कभी 90,000 फौजियों ने इकट्ठे हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज ने डाले। अपने निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों की पतलूनें आज भी वहीं लटकी हुई हैं। ये भी निसाब की किताबों में डाल दें कि आप जंग हार चुके थे और रेडियो पर खबरें चल रही थी कि हमने हिंदुस्तान के कौन कौन से इलाके फतह कर लिए हैं। सरदार अख्तर मेंगल ने ये बात की है। देखें, ये बहुत बुरा लगता है सुनने में, ये कहने में भी बहुत बुरा लगता है। ना हम ये कहना चाहते हैं, ना ये सुनना चाहते हैं। हम कौमी यकजहती चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरी मुल्क, पूरी कौम उस वक्त अपनी फौज के साथ खड़ी हो जिस वक्त मुल्क के दिफा का मामला है। लेकिन खुदा का वास्ता कम से कम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कौम के साथ तो खड़ी हो।
जुल्म जबर फस्तायत ये चीजें बंद तो करे, लोगों को, औरतों को, बच्चों को मारना तो बंद करें। भाई आप लोगों के जज्बात की किसी किस्म की आपको कदर ही नहीं है, तो फिर लोग जो हैं वो फिर उसी तरह सोचते हैं ना, टिट फॉर टैट होता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये एक सुनहरी मौका है कि वो अवाम के गिले शुक्वे दूर करने के लिए एक कदम आगे बढ़े और जुल्म और ज्यादती बंद कर दे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।